हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम लोग कर रहे हैं अमेलगमेशन ऑफ टू कंपनीज। सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 द two companies can be amalgamated by two ways. So in today's session we are going to discuss about the accounting treatment, the calculation of purchase consideration, and what are the different types of amalgamation for a joint stock company. Okay, so watch this video and then we will discuss later. एमलगमेशन एमलगमेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एमलगमेशन वर्ड का मतलब होता है कि जैसे कि दो फॉर्म्स हैं, एक तो ये वाली फॉर्म है और एक ये वाली फॉर्म है। जब ये दोनों फॉर्म मिल जाती हैं ए और बी, और ये दोनों फॉर्म मिलकर ए बी हो जाती हैं, एक ही कंपनी बन जाती है। ठीक है ना? दोनों फॉर्म्स को मिलाकर हम कहते हैं ए बी हो गई। तो इसको हम कहते हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मतलब दो पैरेलल फॉर्म्स, दो एक जैसी फॉर्म्स साथ में जुड़ गई सेम बिजनेस करने के लिए। तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। एक और होता है, ये ए है और ये छोटी फर्म बी है। ए ने क्या किया? ए ने इस फर्म को परचेज कर लिया। ए परचेज्ड बिजनेस ऑफ बी। तो इसको हम कहते हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है? इसको क्या हुआ? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट है कि दो एक जैसी फॉर्म है, वो आपस में अपने इंटरेस्ट को पूल कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, मतलब वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसे हम और भी दूसरा वर्ड कह सकते हैं परचेज। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है? तो इस तरह से अमलगमेशन वर्ड का मतलब हो गया व्हेन टू फॉर्म्स कंबाइंड। अब वो कंबाइंड किस तरह से हो रही हैं? वो मर्जर की तरह से हो रही हैं या वो परचेज की तरह से हो रही हैं, ये हमें देखना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है दोनों के केसेस में। ठीक है? अब एक और टर्म हमको इसमें करनी होती है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली ये वाला जो केस है ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के जैसा ही है। ठीक है? इसमें हो क्या रहा है? ये दोनों फॉर्म्स जो है मर्ज होकर नई फॉर्म बना रही हैं। इसमें भी यही हो रहा है कि ए और बी दो अलग अलग फॉर्म्स हैं और ये दोनों फॉर्म मिलके ए बी बना रही हैं। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ये दो ही फॉर्म हो। इसमें ये भी है कि एक तीसरी फॉर्म भी, ये जो है ऑल टुगेदर थर्ड पार्टी हो। मतलब ये मर्ज हो गए, ये मर्ज हो गए, और ये तीसरी फॉर्म ऑल टुगेदर एक अलग पर्सन हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑल टुगेदर अलग नहीं होगा, सेम ही रहेंगे। मतलब ए और बी जो दो अलग अलग कंपनी वो मिलकर ए बी बना रहे हैं, तो वो ए और बी ही हैं। यहाँ हो सकता है ए और बी मिलकर एक जो थर्ड कंपनी बनाए वो सी हो। तो बहुत ही नॉमिनल सा डिफरेंस है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में और एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में। मर्जर में थर्ड कंपनी कोई थर्ड हो सकती है जो ए और बी से अलग हटकर है, लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में वो सेम है। बट ये सब थ्योरेटिकल डिफरेंस है। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमारे लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है?
अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज सबसे बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है कि भाई एक बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को परचेज कर लिया, ठीक है। तो ये सब हमारे अलग अलग तरीके हैं अमलगमेशन के। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो मर्जर है, परचेज है, रिकंस्ट्रक्शन है। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, हमें वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो अब हम करेंगे वो कंडीशंस। सो एज पर AS14 हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 गवर्न करता है एमलगमेशन के प्रोसेस को। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इसका पैरा 3E ये बताता है कि व्हाट आर द कंडीशंस थ्रू विच वी कैन satisfy that this is a case of merger। ये मर्जर का केस है, हमें कैसे पता चलेगा? पहली बात, जितने भी हमारे असेट्स हैं, ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज, जितने भी हमारे लायबिलिटीज एंड असेट्स हैं ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफर मतलब जो ट्रांसफर कर रही है, ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी become the assets and liabilities of transferee company। पहली बात तो ये है, जितने भी assets हैं वो ट्रांसफरी कंपनी के भी assets हो गए, पहली बात। दूसरी बात, मिनिमम 90% ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो मिनिमम 90% ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो बिफोर अमलगमेशन, ठीक है, ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। बिफोर अमलगमेशन ट्रांसफर कंपनी के जो एटलीस्ट 90% शेयर्स हैं वो आपके ट्रांसफरी कंपनी के पास आ जाएं, मिनिमम 90%। मतलब वो शेयर होल्डर्स जो ये वाले शेयर होल्डर्स थे ये ऑटोमेटिकली इसके शेयर होल्डर्स बन जाएं, ठीक है। जो भी हमारा परचेज कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन जो भी है वो परचेज कंसिडरेशन शुड बी सेटिस्फाई। कैसे सेटिस्फाई होना चाहिए? बाय होली, जितना भी है, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, उसका पूरा परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफरी कंपनी के शेयर से होना चाहिए। सेम बिजनेस, वो अपना बिजनेस चेंज नहीं करेंगे। एक्सपेंशन ज़रूर कर सकते हैं कि हो सकता है एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो 2 कमोडिटीज़ का हो और अब वो उसको 4 में कर लें, एक्सपेंशन इज पॉसिबल, ठीक है। लेकिन एक्सपेंशन के साथ साथ एज इट इज़ वाला बिजनेस ज़रूर होना चाहिए, ओके। समझ में आया? आपके जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो प्रॉपर एडजस्टमेंट के साथ होनी चाहिए, एडिक्वेट एडजस्टमेंट्स। परचेज कंसिडरेशन, जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज करेगी तो जो भी सेलिंग कंपनी है, यानी कि जो भी वेंडर है, वो अपनी कंपनी का प्राइस तो बताएगा ही ना कि भाई इतना प्राइस है, इतने में परचेज होगी। तो जो परचेज कंसिडरेशन होता है उसको निकालने के 2 मेन मेथड्स होते हैं। एक होता है नेट असेट मेथड और एक होता है नेट पेमेंट मेथड। ये 2 मेथड्स हैं, ठीक है। नेट एसेट्स मेथड का मतलब टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है, मतलब एग्रीड वैल्यू ऑफ assets taken over,
हमारी बुक वैल्यू कितनी है दैट डज नॉट मैटर, हमने कितनी वैल्यू पे एग्री किया है लेना, और माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर, कितनी वैल्यू पे हमने लायबिलिटीज को टेक ओवर किया है। तो इसका जो डिफरेंस होता है वो परचेज कंसिडरेशन आता है नेट एसेट्स मेथड में, ठीक है। फिर हमने इस परचेज कंसिडरेशन को सेटिस्फाई कैसे किया, वो नेट पेमेंट मेथड होता है। तो कई बार आपको एग्रीड वैल्यू नहीं भी गिवन हो और आपको ये बोला हो कि भाई ये पेमेंट हमने की है, तो हमने पेमेंट किस किस फॉर्म में की है, हमने पेमेंट इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में की है, हमने पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में की है, ठीक है। कुछ हमने इक्विटी शेयर्स दिए, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स दिए, हो सकता है कुछ कैश भी पे किया हो। तो ये जो हमने टोटल पेमेंट की है ये हमारा परचेज कंसिडरेशन आएगा, ठीक है। कभी भी एनी पेमेंट टू डिबेंचर्स और एनी लायबिलिटी, एनी आउटसाइड लायबिलिटी is not considered, ठीक है। वंस वी गेट परचेज कंसिडरेशन, तो हमें जब भी नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे, जो भी परचेज कंसिडरेशन है उस परचेज कंसिडरेशन को हम डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है, अब फेस वैल्यू अगर एट पार इशू हो रहे हैं तो, और फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अगर एट प्रीमियम इशू हो रहे हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दिस कई बार ऐसे भी होता है कि परचेज कंसिडरेशन इज गिवन इन लम्प सम, आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दे देते हैं, आपको कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ता, आपको स्पेसिफिक अमाउंट दे देते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है, ठीक है। एक और मेथड होता है जो हमारा नेट पेमेंट या नेट एसेट्स इन्हीं से डराइव होता है, लेकिन उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू या स्वैप रेशो मेथड। इसमें हम जो भी वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ बिजनेस होती है, उसको डिवाइड कर देते हैं फेस वैल्यू से या इशू प्राइस ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी, ठीक है। ये हमें प्रैक्टिकल में जल्दी समझ में आएगा, तो इसको हम प्रैक्टिकल करके अभी बाद में डिस्कस करेंगे। बस मैंने आपको नाम बता दिया कि इंट्रिंसिक वैल्यू और स्वैप रेशो मेथड एक और होता है, ठीक है। अभी हम एक एक करके एक मेथड को डिस्कस करेंगे। अब इन द गिवन क्वेश्चन द वाई लिमिटेड वॉज टेकन ओवर बाय, जो हमारी वाई लिमिटेड है दैट वॉज टेकन ओवर बाय एक्स लिमिटेड, ठीक है। तो यानी कि वाई लिमिटेड कौन सी हो गई, सेलिंग वेंडर हो गया, और ये परचेजिंग कंपनी हो गई, ठीक है। सो our first case is X Limited agrees to take over only the fixed assets of Y Limited. So assets of Y Limited is how much, 11 lakh, ठीक है। लेस लाइबिलिटीज, अगर हम लाइबिलिटीज को इसमें से लेस करें
तो ज़ीरो है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला हमें कि ओनली असेट्स वर टेकन ओवर, तो परचेज कंसिडरेशन इज 11 लाख। अब हमें इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। इशू प्राइस क्या होगा? इशू प्राइस हमारा फेस वैल्यू इज 10 रुपीज, 45 is premium, so issue price is 55. So number of shares issued 11 lakh upon 55. So the answer is 20,000 shares. So 20,000 shares has been issued against purchase consideration of 11 lakh. Okay. सेकेंड केस में हमने कहा कि एक्स लिमिटेड एग्रीज टू टेक ओवर ओनली द असेट्स इन ट्रेड लायबिलिटीज, यानी कि जितने भी असेट्स हैं, टोटल असेट्स, टेकन ओवर। हाउ मच टेकन ओवर? उन्होंने 11 लाख के तो एक असेट्स हैं और 4,65,000 के दूसरे असेट्स हैं, तो टोटल हो गया 15,65,000। ये जो थर्ड है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये फिक्टिशियस असेट्स होते हैं। तो जब भी हम टोटल असेट्स की बात करते हैं तो हम फिक्टिशियस असेट नहीं टेक ऑन ओवर करते, ठीक है। हम टोटल असेट्स टेकन ओवर में करंट असेट्स और फिक्स असेट्स से लेंगे 1565 लेस ट्रेड लायबिलिटीज। ट्रेड लायबिलिटीज का मतलब हो गया करंट लायबिलिटीज। हम डिबेंचर्स नहीं लेंगे। इट ऑलवेज, ट्रेड लायबिलिटीज जहाँ भी आएंगी तो इट ऑलवेज एक्सक्लूड्स डिबेंचर्स। ट्रेड लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है? 55,000, तो हमारे पास आ गया 15,10,000। हमने कहा 60% हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू देंगे, तो 60% ऑफ 15,10,000 इज, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे 55 रुपीज से, क्योंकि 8 रुपीज पेड अप और 47 रुपीज ये, तो टोटल जो इशू प्राइस हो गया वो हो गया 47 + 8, दैट इज 55। तो अब हम निकाल लेते हैं। 15,10,000 इंटू 60% इज योर 906, which is divided by 55. It comes out 16,472.7272 आ रहा है। लेकिन हम फ्रैक्शन में कभी शेयर्स इशू नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ यही शेयर्स लेंगे। हम कहेंगे 16,472 इंटू 55, 16,472 इंटू 55, यानी कि 905। 960 के हम शेयर्स इशू करेंगे। बाकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कैश में पेमेंट कर देंगे, मतलब 906 माइनस 905 960, ₹40 की। ठीक है, 16,472 905 960, जो भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है इस 906 के अलावा। ठीक है, बाकी जो 40% होगा, 40% ऑफ 15, वो हमारा कैश पेमेंट हो जाएगा। 15 10 इंटू 40%, 6,04,000। ये हमारा कैश पेमेंट हो जाएगा।
फाइन. टोटल एसेट्स 11 लाख प्लस 4,65,000, 15,65,000. इस वाले केस में आपको बोला है कि टेक ओवर द बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस ले लिया. तो हमने टोटल एसेट्स ले लिए 1565, हमने आउटसाइड लायबिलिटीज ले ली 165, नेट एसेट्स टेकन ओवर आ गए 14 लाख. ये हमारा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा. अब हमारे पास इशू प्राइस अगेन 55. तो हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे? 14 लाख अपॉन 55. हमारे पास फिर से फ्रैक्शन में आएगा और वो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 25,454.54. तो हमारे पास हो गया 25,454 इंटू 55. दिस इज 13,99,970 प्लस fractional value is 14 lakh minus this 30 rupees. This is the way we satisfy purchase consideration. How to calculate intrinsic value? जब भी intrinsic value में निकालनी होती है तो हम net assets available for equity shareholders निकाल लेते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितने असेट्स अवेलेबल हैं. हमने कहा इतने के फिक्स एसेट्स लिए, ये फिक्स एसेट्स थे एट देयर करंट वैल्यू, ये टोटल आ गया. इतने हमारे लायबिलिटीज थी आउटसाइड लायबिलिटीज, ये ध्यान रखना, आउटसाइड लायबिलिटीज करंट वैल्यूज पे हमने ले ली. दोनों कंपनीज की नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गए. दोनों कंपनीज के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने निकाल लिए. इसके इक्विटी शेयर्स आ गए आपके पास 5 लाख डिवाइडेड बाय 10. 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 आपके पास आ गए 50,000 और इसके आ गए आपके पास 1 लाख. अब जब हमने इनको डिवाइड किया नेट एसेट्स को, यानी कि ये हमारे पास अगर सी आ गया, ये हमारे पास डी आ गया, तो सी डिवाइडेड बाय डी हमारे पास आ जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू. तो अगर आपसे बोला जाए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है तो 27,50,000 अपॉन 50, इसके इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 55 और इसके इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 14. अब हमारे पास परचेज कंसिडरेशन था, जो परचेज कंसिडरेशन आया था वो आया था 14 लाख का. तो इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू हम उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? एक्स लिमिटेड इज इशूइंग शेयर्स टू वाई लिमिटेड अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन. तो हमारे लिए एक्स लिमिटेड की वैल्यू इम्पोर्टेंट है, तो हम ये कहेंगे ओके, ये जो 14 लाख है इसको 55 से हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 14 लाख डिवाइडेड बाय 55, 25,454.5 हमने इसके थ्रू पेमेंट कर दी. अगेन वही वाला मेथड हमारा चलेगा, इंटू 55. इतनी पेमेंट तो हमने कर दी 25,454 इंटू 55, 13,999,70 और 30 रुपीज़ हमने कैश में पेमेंट कर. दिस इज द वे वी कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन ऑफ 14 लाख इज सेटिस्फाइड विद द इंट्रिंसिक वैल्यू. ये इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू हमने किया.
सो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हुआ कि स्वैप रेशो की मैंने जो बात की थी कि इंट्रिंसिक वैल्यू और स्वैप रेशो ये सब आपस में रिलेटेड है। मान लो मैं ये बोलूं कि एक्स लिमिटेड ने एब्जॉर्ब तो किया वाई लिमिटेड को, और वाई लिमिटेड के 8 शेयर्स के बदले में एक्स लिमिटेड के 2 शेयर्स उन्हें मिल रहे हैं। 8 शेयर्स वाई लिमिटेड के बदले में 2 शेयर्स और एक्स लिमिटेड उन्हें मिल रहे हैं, प्लस उन्हें जो भी नेसेसरी कैश है, जो भी नेसेसरी कैश है इस इंट्रिंसिक वैल्यू के डिफरेंस की वजह से, जो ये हमारा है इसकी वजह से जो भी नेसेसरी कैश है वो भी उन्हें मिल रहा है। तो ये इसे हम कहते हैं स्वैप रेशो, यानी कि रेशो हो गई 1:4। 4 शेयर्स के बदले में 1 शेयर मिल रहा है। अब इसको कैसे हम डील करेंगे? हमने कहा इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 55 है, इसकी 14 है, 1:4 का रेशो है। मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 56। तो जो डिफरेंस हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू में, डिफरेंस इन इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें उनका बेस सेम करना पड़ेगा। हमने बेस सेम किया, 56 माइनस 55 1 रुपये का आ गया। तो इसका मतलब 1 रुपये का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया हमारा अलग से इंट्रिंसिक वैल्यू का डिफरेंस है। तो अब हमारे पास इशू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, हमें कितने इशू करने हैं? जो टोटल हमारे पास 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 इंटू 55। ये हमने क्यों किया? बिकॉज जो वाई लिमिटेड के शेयर्स थे वो 1 लाख थे, उसमें 4 शेयर के बदले में उसे 1 शेयर मिल रहा है और 55 रुपीज़ उसका इशू प्राइस है। 1 लाख 4 शेयर्स के बदले में अगर 1 शेयर मिल रहा है तो 1 लाख शेयर्स के बदले में कितने मिलेंगे? 25,000, और इशू प्राइस है 55, तो टोटल वैल्यू हो गई 13,75,000। और 1 लाख शेयर्स के बदले में जो 25,000 शेयर्स मिल रहे हैं, हर शेयर पे उसे 1 रुपया मिल रहा है, तो ये 25,000, तो ऑटोमेटिकली ये 14 लाख ही आ गया परचेज कंसिडरेशन। मतलब जितना हम पे कर रहे हैं वो पेमेंट करने का तरीका बदल गया, वो आ गया ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू द स्वैप रेशो इज कैलकुलेटेड। स्वैप रेशो मतलब एक दूसरे के बदले की रेशो, एक दूसरे के बदले की रेशो है 1:4। तो हमने पहले तो दोनों का बेस इक्वल किया, 14:4 किया, 56 रुपीज़, 1 रुपये का डिफरेंस आया, ये 1 रुपये उसे कैश में मिल जाएगा, तो ये उसको मिल गया कैश में और ये उसको मिल गया शेयर्स में। दिस इज द वे वी कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन थ्रू इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन अमलगमेशन, हम लोग अमलगमेशन का टॉपिक कर रहे थे। रियलाइजेशन अकाउंट में जैसे अब हमारा जो सबसे पहले होती हैं बुक्स ऑफ वेंडर, उसके लिए तो फॉर्म बंद ही हो रही है ना, तो फॉर्म बंद होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट तो बनेगा ही। तो हमने यहाँ पे सारे असेट्स ट्रांसफ़र किए, यहाँ पे सारी लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की। अब जो डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, जैसे कि सेल ऑफ अ फॉर्म में होता है, बिल्कुल वही कि हम यहाँ पर बाय परचेज कंसिडरेशन, यानी कि परचेज कंसिडरेशन किसके नाम से? परचेजिंग कंपनी के नाम से।
कि ये परचेजिंग कंपनी है, इसके नाम से हमने परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो बेसिकली वेंडर की बुक्स में हमारे जो इम्पोर्टेंट लेजर्स की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट लेजर्स में एक रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा एक हमारा परचेजिंग कंपनी का अकाउंट बनता है। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। ठीक है, तो जो भी हमें पेमेंट मिल रही है, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन सेटिस्फाई 3 तरह से हो सकता है, या तो इक्विटी शेयर्स के थ्रू, या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, या कैश और बैंक के थ्रू। यही तरीके हैं परचेज कंसिडरेशन सेटिस्फाई करने के। कोई भी असेट अगर उन्होंने टेक ओवर नहीं की, कोई भी असेट, तो ज़रूर हम उसको सेल कर देंगे। कोई भी लायबिलिटी अगर उन्होंने टेक ओवर नहीं की तो हम उसकी पेमेंट कर देंगे। जो भी रियलाइजेशन का लॉस है या प्रॉफिट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में चला जाएगा। तो यानी कि एक अकाउंट, 2, 3, 4, फिफ्थ हमारा कौन सा बनेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। बिल्कुल जैसे पार्टनरशिप में होता है कि सारे रिजर्व्स, सब जितने भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट है, लॉस है, सब किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर्स को। बिल्कुल इसी तरह से जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं, वो सब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, सारे यहीं ट्रांसफ़र हो जाएंगे। रियलाइजेशन का प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा, और लॉस है तो भी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं जाएगा। हमारा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट बनेगा उसमें तो सिर्फ उनकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चली जाएगी और उनको पेमेंट कर देंगे हम। ठीक है, तो इसमें तो सिंपली उनको पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे बिल्कुल सिंपल जैसे हम पार्टनरशिप में कर रहे थे वैसे ही अकाउंट इसमें बन रहे हैं, कुछ भी और नया नहीं आता। ठीक है, अब एक बार इनके फॉर्मेट्स और कर लेते हैं हम। अब इसके लेजर अकाउंट्स में पहला लेजर अकाउंट हमने कहा कि परचेजिंग कंपनी होता है। परचेजिंग कंपनी में रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम लोगों ने इसे क्रेडिट किया, तो इसमें डेबिट हो गया विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय बैंक अकाउंट। परचेज कंसिडरेशन को हम किस किस से सेटिस्फाई कर सकते हैं? बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी या प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। इस तरह से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाएंगे, और इसका क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि आप सारे लेजर्स को, आप क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे, क्वेश्चन करके आपको पता लग जाएगा कौन कौन से लेजर्स बनाने हैं। सारे लेजर्स को एक साथ ड्रॉ कर लो, बिकॉज एक लेजर की बैलेंसिंग फिगर दूसरे में आती है, तो आपको जब तक सारे एक साथ नहीं बनाओगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से फिगर कहाँ उठ के कहाँ जा रही है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा पहले परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लो और उसके बाद आप सारे लेजर साथ साथ बनाते चले जाओ। ठीक है, अब जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में उन्हें इक्विटी शेयर कैपिटल मिल रही है, उन्हें जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो मिल रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मिल रहा है, उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट अगर प्रॉफिट है तो वो मिल रहा है। अब ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे उन्हें क्या क्या हो रहा है? जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, या हम कह सकते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, बिल्कुल इसको पार्टनरशिप की जैसे लेके चलो तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल है।
फिर 2, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या मिल सकता है, उनको कैश की फॉर्म में पेमेंट हो सकती है, उसको इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, यानी कि ये वाली और ये वाली फिगर मैच कर गई, ठीक है ना। ये कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, ये वाली और ये वाली फिगर भी मैच कर सकती है। और अगर रियलाइजेशन का लॉस है तो वो यहाँ आ जाएगा, इसमें आ गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलेगी, ठीक है। अगर उन्हें हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो कुछ प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। अब पेमेंट उन्हें किस किस फॉर्म में मिल सकती है, या तो बैंक की फॉर्म में या प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी भी मिल सकते हैं। आप किसी के भी राइट्स को अप कर सकते हैं, डाउन नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस नहीं मिल सकते, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स मिल सकते हैं। इस तरह से इनकी पेमेंट हो गई, ठीक है। ये हमारे नेसेसरी लेजर्स अकाउंट्स हैं। फिर इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, ये तो बिल्कुल रिवर्स एंट्रीज आ जाएंगी। कैसे, जहां परचेज कंसिडरेशन था तो 2 यहाँ पर परचेजिंग कंपनी, और इक्विटी शेयर्स हम इक्विटी शेयर्स को दे सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। 2 परचेजिंग कंपनी, क्योंकि परचेजिंग कंपनी के क्रेडिट में आए थे, इसके डेबिट में आ गए, और इनको तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स ही मिल सकते हैं। ये हमारे सारे बेसिक लेजर्स हैं जो इसमें बनेंगे। और लास्ट में कैश अकाउंट बनेगा, जो कि हमारा टैली होना चाहिए, ठीक है। कैश अकाउंट हमारा लास्ट में टैली होना चाहिए। ये सारी हमारे पास कहानी आ गई इन द बुक्स ऑफ वेंडर, ये सारी वेंडर की बुक्स में आई। अब नेक्स्ट हम करेंगे बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी में क्या आएगा, इस परचेजिंग कंपनी के लिए तो ये बिज़नेस एकदम नया है, तो वो तो अपने नए बिज़नेस के अकॉर्डिंगली एंट्रीज करेगा सारी। कैसे, उसके पास उसने बिज़नेस परचेज किया तो वो अपनी एंट्री कर देगा, जो भी बिज़नेस परचेज करने की एंट्री है, ठीक है। जैसे कि बिज़नेस परचेजेस डेबिटेड टू लिक्विडेटर्स, क्योंकि उसकी लायबिलिटी कहाँ जनरेट हो रही है, जो भी लिक्विडेटर्स हैं वेंडर कंपनी के, जब उसने उससे बिज़नेस परचेज किया है तो उसके जो लिक्विडेटर्स हैं, द परचेजिंग कंपनी हैज़ टू मेड पेमेंट टू दी लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी, तो वो उनके लिए उसकी लायबिलिटी जनरेट हो गई, ये उसके असेट इंक्रीज हो गई। अब बिजनेस परचेज अकाउंट टू लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी, हमने जितने भी असेट्स लिए हैं, ये एंट्री हमारी होगी परचेज कंसिडरेशन से। अब हमने जितने भी एसेट्स लिए हैं वो डेबिट, जितनी भी हमने लायबिलिटीज टेक ओवर की हैं वो डेबिट, ये सब टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू, और इंडिविजुअली आएंगे, मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जो भी हमने टेकन ओवर किया है। फिर जो बिजनेस परचेज है यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, ये हमेशा परचेज कंसिडरेशन से आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है तो गुडविल अकाउंट, और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आती है तो कैपिटल
रिज़र्व अकाउंट, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ही बैलेंसिंग फिगर आएगी। ठीक है, इसके बाद कोई भी ऐसे रिज़र्व जो उन्होंने लिए हैं, जो रिज़र्व टेक ओवर किए हैं, उसे हम करेंगे अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू स्टैट्यूटरी रिज़र्व। कुछ रिज़र्व्स ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल नहीं होते, उनको लेने ही लेने पड़ते हैं, कंपलसरी रिज़र्व्स हैं जो उन्हें टेक ओवर करने ही पड़ेंगे। दे डोंट हैव ऑप्शन, द परचेजिंग कंपनी डोंट हैव ऑप्शन कि ये रिज़र्व तो हम लेंगे और ये नहीं लेंगे। कुछ रिज़र्व्स ऐसे होते हैं जो उन्हें लेने ही लेने पड़ते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टैट्यूटरी, मतलब जो एज़ पर लॉ उन्हें टेक ओवर करने पड़ेंगे। जितने भी रिज़र्व्स वो ले रहे हैं, अब वो रिज़र्व्स तो टेक ओवर कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इस वेंडर कंपनी को, जो लिक्विडेटर्स है, इसको पेमेंट करेंगे, तो इसको पेमेंट करने की नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी? लिक्विडेटर्स अकाउंट डेबिटेड, जो भी ये लिक्विडेटर्स हैं, लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिटेड। हम पेमेंट किस किस फॉर्म में कर रहे हैं? हम उनको पेमेंट या तो कैश बैंक की फॉर्म में कर रहे थे, या अब हमारी कंपनी की, मतलब परचेजिंग कंपनी के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई, और अगर हमने इनको प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम आ गया। ठीक है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इस बात का ध्यान रखना कि अब कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, तो डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर्स तो हो ही नहीं सकता, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ही हो सकता है। अब जो भी हमारे डिबेंचर्स हमने टेक ओवर किए थे, जो यहाँ पर हमने डिबेंचर्स लिखे होंगे ये वाले लायबिलिटीज़ में, इन डिबेंचर्स की हम पेमेंट करेंगे। तो डिबेंचर्स को हम क्या क्या दे सकते हैं? हमने कहा डिबेंचर्स ऑफ वेंडर कंपनी डेबिटेड, इनको हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे देंगे। अब ये हमारी जो कंपनी के डिबेंचर्स हैं, इसके लिए हम डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? X% डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि हमारी कंपनी के लिए तो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं ना, हमने डिबेंचर्स दे दिए। अब ये डिबेंचर्स या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या फिर डिस्काउंट। जैसे डिबेंचर इशू की एंट्री करते हैं उसी तरह से जाएगी। ठीक है, जिस तरह से हमारी इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री होती है, बस बैंक अकाउंट डेबिट करने की जगह हमने लिख दिया डिबेंचर्स ऑफ वेंडर कंपनी। अब इसमें हम 2 डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बाद में इसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा X% डिबेंचर्स में, हम साथ के साथ ही कर देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग अगर बुक्स में भी कहीं देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बाद में इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम पहले भी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको किस में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, आप कहाँ मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो, अगर तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हमारी वेंडर कंपनी है वो ही बियर कर रही है और वही पे कर रही है, तो उस केस में नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ। फिर परचेजिंग कंपनी को क्या मतलब है? परचेजिंग कंपनी का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, लेकिन अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियम्बर्स्ड बाय परचेजिंग कंपनी, अगर परचेजिंग कंपनी ने कहा कि भाई आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम बियर करेंगे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गुडविल है ही। अगर तुम मेरा कोई खर्चा बियर कर रहे हो तो मेरी कुछ तो गुडविल होगी जो तुम ले रही हो। तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, हमने गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। ठीक है,
अगर कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर रियम्बर्स्ड मतलब बॉर्न बाय बियर बाय परचेजिंग कंपनी, वो ये कह रही है कि भाई आप खर्चा कर दो, बाद में हम रियम्बर्स कर देंगे। तो अगर वो ऐसा कुछ करने की बात कर रही है तो उसको हम गुडविल टू बैंक कर देंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर दोनों में आपस में जितनी भी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस हैं, कोई भी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस अगर हैं तो हमें उनका म्यूचुअल इफेक्ट एलिमिनेट करना होगा, विल बी एलिमिनेटेड। क्योंकि अब वो दोनों कंपनी, पहले वाली कंपनी तो ख़त्म हो गई, तो उस कंपनी से जो भी उनकी म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस होंगी वो उन्हें ख़त्म करनी होंगी। उसमें म्यूचुअल में फर्स्ट क्या आता है कि अगर कोई भी स्टॉक है तो उसमें एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, unrealized profit included in unsold stock। जो भी अनसोल्ड स्टॉक है उसमें अगर किसी भी तरह का प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर उन्होंने एट कॉस्ट ही किया हुआ है कोई प्रॉफिट है ही नहीं। लेकिन अगर वो प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो उस प्रॉफिट को हम एलिमिनेट कर देंगे अगेन गुडविल अकाउंट से। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक। स्टॉक को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमारे एसेट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, जो भी हमारे एसेट्स थे वो डिक्लाइन हो रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑफ एनी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर कोई भी डेटर्स थे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ वेंडर कंपनी टू सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, या रिवर्स भी हो सकता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स इन वेंडर कंपनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूडेड होते हैं उनकी बैलेंस शीट में, तो अब हमें देखना है परचेजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर परचेजिंग कंपनी के डेटर्स में इंक्लूडेड हैं तो हम उसके डेटर्स को कम कर देंगे, क्योंकि अगर परचेजिंग कंपनी के डेटर्स हैं तो वेंडर के क्रेडिटर्स होंगे, तो हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ डेबिट कर दिए। ठीक है, शुरू के एंट्री में हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया था जब हमने पहले की एंट्री की थी, अभी ये वाली एंट्री। यहाँ देखो, जब हमने लायबिलिटीज़ को यहाँ किया था, जब हमने लायबिलिटीज़ को यहाँ पे डाला था तो हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया होगा। तो अब हमने इसको रिवर्स कर दिया कि सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमने डेबिट कर दिया, और ये किसके हैं? ये परचेजिंग कंपनी के हैं। इसको रिवर्स कर दें, सन्ड्री क्रेडिटर्स अगर परचेजिंग कंपनी के हैं तो वो डेबिट हो गए क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई, और हमने अपनी सेकेंड एंट्री में डेटर्स को डेबिट किया होगा, वो यहाँ क्रेडिट कर दिया। जो हमारी ये वाली एंट्री थी स्टार्टिंग की, ये वाली, इस वाली एंट्री में ये जो असेट्स हमने किए हैं, असेट्स में हमने डेबिट किया, तो अब इन असेट्स में जब डेबिट हुआ होगा तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, मतलब हमें परचेजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि परचेजिंग कंपनी के डेटर्स में अगर इंक्लूड है तो हमने परचेजिंग कंपनी के डेटर्स को क्रेडिट कर दिया। अगर परचेजिंग कंपनी के क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड हैं तो हमने क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इसी तरह से बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, बिल्कुल वही चलेगा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू BR ऑफ वेंडर कंपनी। ठीक है, और अगर इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्स पेएबल
ऑफ वेंडर कंपनी टू BR, ये हम देख रहे हैं उसकी बैलेंस शीट में परचेजिंग कंपनी की। सेम यही वाला लॉजिक हम यहाँ लगा रहे हैं, एग्जैक्टली सेम। टू एलिमिनेट द डिबेंचर्स held by vendor company in purchasing company, और एक होता है by purchasing company in vendor company, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर तो वेंडर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और अगर तो परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी में की हुई है, हमें देखना हमेशा परचेजिंग कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्यों देखना है परचेजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि परचेजिंग कंपनी की बुक्स बना रहे हैं, अब हम वेंडर की नहीं बना रहे हैं। तो परचेजिंग कंपनी में ये वाला जो केस है कि डिबेंचर्स हेल्ड बाय वेंडर कंपनी इन परचेजिंग कंपनी, तो इस केस में डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी किसकी कम हो रही है? परचेजिंग कंपनी की। परचेजिंग कंपनी की लायबिलिटी कम हो रही है, ये हमने फेस वैल्यू से एंट्री कर दी। टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स अकाउंट, किसका? वेंडर कंपनी का। ये वेंडर कंपनी की बुक वैल्यू जो हमने सेकेंड एंट्री की होगी और असेट्स ट्रांसफ़र किए होंगे तब हमने इसको डेबिट किया होगा। जब असेट्स ट्रांसफ़र हुए होंगे तो वो डेबिट हुआ होगा, हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया बुक वैल्यू पे, ठीक है। यहाँ पे हमने फेस वैल्यू से डेबिट कर दिया। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी या तो वो यहाँ गुडविल आ जाएगी या वो कैपिटल रिजर्व आ जाएगी, कोई एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है। ये कब होगा? जब फेस वैल्यू इज़ लेस देन बुक वैल्यू, और ये कब होगा? जब फेस वैल्यू इज़ मोर देन बुक वैल्यू। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आए। अगर तो परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो डिबेंचर्स इन वेंडर कंपनी डेबिटेड फेस वैल्यू से। टू, अब यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, यहाँ पे हमने लिखा था वेंडर कंपनी, यहाँ पर असेट्स किसके रिड्यूस हो रहे हैं? परचेजिंग कंपनी के असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट में शो हो रही थी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, उसके असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं बुक वैल्यू से, ठीक है। बात वही आ रही है, लेकिन यहाँ पे डिबेंचर्स क्योंकि उसकी लायबिलिटी कम हो रही थी, यहाँ पे उसकी असेट्स कम हो रही हैं, ठीक है। बात वही आएगी, अगर तो ये साइड कम है तो कैपिटल रिजर्व और ये साइड कम है तो गुडविल। मतलब अगर फेस वैल्यू इज़ लेस देन बुक वैल्यू, और बैलेंसिंग फिगर ये आएगी अगर फेस वैल्यू इज़ मोर देन बुक वैल्यू। बट तरीका बदल जाएगा बात बोलने का। यहाँ पे वेंडर कंपनी की इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ पे खुद परचेजिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लास्ट में बात आती है जो हम इतनी देर से गुडविल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट खोल रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात एक ये है कि गुडविल अकाउंट एंड कैपिटल रिजर्व both cannot be shown in balance sheet together। हम दोनों को एक साथ तो शो कर ही नहीं सकते हैं, ये तो अलाउड ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सारा गुडविल और कैपिटल रिजर्व इन सबको ऐड करके कैपिटल रिजर्व कर देंगे डेबिट, गुडविल कर देंगे क्रेडिट, जो भी अमाउंट का बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। अगर तो गुडविल ज़्यादा है तो गुडविल का कुछ ना कुछ बैलेंस बच जाएगा, और अगर तो कैपिटल रिजर्व ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस बच जाएगा।
इसे हम कहते हैं सेटिंग ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। तो ये आपका कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया अमेलगमेशन में इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी एंड इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। ठीक है, अब इसके बस प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। वो जितनी करोगे तुम्हें उतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो इन दोनों के क्वेश्चंस की। देखो, जो हमारा अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट एक तरह का फिक्टिशियस एसेट होता है। एक तरह का फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं ये, ठीक है। तो इसकी जब एंट्री करते हैं अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू जितने भी हमारे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं उनको हमने क्रेडिट कर दिया। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में हमारे कंपलसरी रिजर्व्स आते हैं जो मैंडेटरी हैं, जो भी मैंडेटरी रिजर्व्स हैं वो आते हैं। किसके आते हैं? ऑफ परचेजिंग कंपनी, सॉरी ऑफ वेंडर कंपनी। जो भी हमारी वेंडर कंपनी है उसके आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो जनरल रिजर्व होता है वेंडर कंपनी का, जो P&L अकाउंट होता है, वो तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यही तो रिजर्व्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारा कैपिटल रिजर्व है एंड गुडविल है वो आपस में म्यूचुअली एडजस्ट कर देते हैं एक दूसरे को, तो ये वाली बात भी ख़त्म हो जाती है। अब इसके अलावा जो रिज़र्व बचे, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा एक्सपोर्ट अलाउंस रिज़र्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिज़र्व, इस तरह के जो रिज़र्व्स हैं उनको टेक ओवर करते हैं। तो जो भी हमारी वेंडर कंपनी है उसके रिज़र्व्स को एडेड टू द रिजर्व्स ऑफ वेंडर कंपनी, ऑफ परचेजिंग कंपनी, उसकी बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। और जो हमारा अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है, या तो इसको लायबिलिटीज़ में अदर लायबिलिटीज़ में रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस आइटम में शो कर दो, या फिर असेट्स में नॉन करंट असेट्स में अदर नॉन करंट असेट्स की कैटेगरी में शो कर दो, और बाद में इसको राइट ऑफ कर देते हैं लेटर ऑन। लेकिन अभी हम एक बार तो बैलेंस शीट में शो करेंगे ही बिकॉज ऑफ फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, अभी हम इसको राइट ऑफ नहीं करने वाले। तो दो तरीके से इसे हम शो कर सकते हैं, या तो लायबिलिटीज़ में रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस कर दो, या फिर असेट्स में नॉन करंट असेट्स की अदर करंट असेट्स की हेडिंग में शो कर दो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो होप आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एमलगमेशन के समय क्या क्या हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है, परचेज कंसिडरेशन निकालने के डिफरेंट वेज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी एज वेल एज इन द वेंडर कंपनी। सो if you have any doubt, then you can put your doubt in my comment box, or you can mail to me at rajshaytutorials@gmail.com.
one thing I want to tell you that in accountancy, the more you practice, the more you will be efficient. So अगर आपको अपना अकाउंटेंसी स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस कीजिए. At the time of practice, if you feel any doubt, if you face any problem in any numerical, then you can send to me at my mail ID. So if this channel is helpful to you, then subscribe it, like it and share with your friends. Thank you so much.